ओके, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा सेकंड क्लास है इस चैप्टर का, जो कि हमारा मैक्रोइकोनॉमिक्स का इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टॉपिक। तो आज कवर करेंगे आगे जो हमारा ग्राफिकल अप्रोच है और जो हमारा डिस्कशन अप्रोच है रिगार्डिंग हमारा कंजम्पशन फंक्शन और केनिशियन थियरी इवन उनको हम कवर करेंगे आगे जाके। टॉपिक जो हमारा है अभी वो हम लोग आगे कवर करते हैं। यहाँ पर जो भी लास्ट क्लास मैंने पढ़ाया था तुम लोग को कॉमन बेस बिल्डअप करना पड़ेगा। जो लास्ट क्लास में नहीं इंक्लूड हुए थे या वो नहीं अटेंड किए थे, मैं रिकमेंड करूंगा कि रिकॉर्डिंग वीडियो अवेलेबल है लास्ट क्लास का, वो उसको देखें और मैक्रोइकोनॉमिक्स हर चैप्टर के रिगार्डिंग वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करें। अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप अगर नहीं करेंगे तो लर्न करना उनके लिए हो जाएगा मुश्किल। ठीक है, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, ये कॉमन एक रिकमेंडेशन है मैक्रोइकोनॉमिक्स वाले केस में। तो मैक्रो में पहला तुम्हारा होना चाहिए चेष्टा, इसको समझे, बाद में लर्न आराम से हो जाएगा। ठीक है, और जो मैं तुम लोग को अपने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मेरे पीछे वो पीडीएफ है बुक का तुम्हारा हाईलाइट किया हुआ, जितना मुझे पढ़ना है या तुमको पढ़ना फॉर एग्जाम्पल, तो इस हाईलाइट से लर्न करने की कोशिश मत करना। तुम लोग को नोट्स मिलेगा, तुम एग्जाम में क्या लिखना है एकदम एग्जैक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर होना चाहिए। तो बुक से कभी तुम पढ़ के एग्जैक्टली बुक से कॉपी के तुम एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं लिख पाओगे। तो ध्यान देना, तुम लिखोगे एग्जाम में तुम उसका नोट्स मिलेगा। अभी खाली रेफरेंस समझो टॉपिक्स हमारे क्या है। टॉपिक जो मुझे मिल रहा है आज का वो हमारा है, लास्ट क्लास आगे बढ़ते हैं। तो मैं जो तुम लोग देख पा रहे हो स्क्रीन में, जो लेफ्ट साइड तुम्हारा है वो हम लोग अभी बस रिवाइज से करेंगे। चीज क्या है कि केनिशियन थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ध्यान देना, केनिशियन थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन हमने पढ़ा है दो चीज। एक हमने एपीसी पढ़ा है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेकंड में पढ़ा है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या होता है मैं डिटेल में बात किया लास्ट वाले क्लास में, अगर चाहो तो रिपीट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो यहां मुझे बोला कि केनिशियन थ्योरी कंजम्पशन फंक्शन अलोंग विथ इट्स प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे बात हो रहा है प्रॉपर्टी के बारे में, केनिशियन प्रोडक्शन केनिशियन कंजम्पशन फंक्शन का। तो ध्यान देना, केनिशियन कंजम्पशन फंक्शन क्या है। दो चीज, बहुत सिंपल में दो चीज में आ रहा है। पहला क्या बोलता है केनिशियन कंजम्पशन फंक्शन तुम्हें कि अगर किसी इकोनॉमी में कंज्यूमर्स का इनकम बढ़ेगा तो उसका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। हम पढ़े डिमांड वाले में कि इनकम और डिमांड का रिलेशन क्या होता है, हमारा डायरेक्ट रिलेशन हमारा होता है। इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा। तो बस यहां समझो कि केनिशियन फंक्शन का जो पहला जो स्टेटमेंट है वही बोलता है कि अगर इनकम इंक्रीज हो किसी भी इकोनॉमी में तो वहां पे एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। लेकिन सेकंड जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज मुझे बताता है इसके रेट ऑफ परसेंटेज के बारे में, कि दोनों ही बढ़ रहे हैं हमारे, इनकम भी हमारा बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी हमारा बढ़ रहा है। तो दोनों क्या बराबर बढ़ेगा। मतलब मान के चलो कि 20% अगर मैंने इनकम को बढ़ाया प्रीवियस लेवल से, तो क्या 20% एक्सपेंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन बताता है, फिर प्रूव करने की कोशिश करता है थ्योरी के थ्रू कि नहीं ऐसा नहीं होगा। इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगा तो फॉर श्योर, लेकिन जो रेट ऑफ परसेंटेज रहेगा इनकम के इंक्रीज होने का, उससे कम रेट ऑफ परसेंटेज हमेशा रहेगा एक्सपेंडिचर के इंक्रीज होने का। तो कोई भी हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि मान के चलो इनकम जो मेरा हो रहा है वो इंक्रीज करेगा 20% से, तो एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज करेगा, जो कंजम्पशन इंक्रीज करेगा वो 20% हमेशा कम होगा। ध्यान देना, यानी कि मान के चलो 12%, 15%, 18%, इवन 19% भी होगा, लेकिन याद रखना कि दोनों का रेट ऑफ परसेंटेज डिफर करेगा। इनकम ज्यादा परसेंट से बढ़ता है और कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन कंपेरेटिवली कम परसेंट से हमारा बढ़ता है। तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है केनिशियन कंजम्पशन फंक्शन का। उसको अपने वर्बल नोट्स के लिए याद रखना कि द रेट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम विल बी मोर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन। ध्यान देना हमेशा। तो पढ़ता हूं, बहुत सिंपल चीजें हम लोग ग्राफ का यूज करेंगे और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें मैं डिटेल में बात करूंगा, टॉपिक कुछ भी आया था वहां पर। तो पढ़ते हैं चलो। So केनिशियन theory of consumption function along with its properties is illustrated in figure number 1. हम लोग अगले पेज में देखेंगे। Consumption plotted on the vertical axis and income on the horizontal axis. कोई दिक्कत नहीं है। जब इकोनॉमिक्स में ग्राफ कंसीडर करते हैं दो लाइनें मुझे मिलती हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल ध्यान देना, एक मुझे मिलता है वर्टिकल ध्यान देना। तो हम किस लाइन पर क्या मेजर करें हमें क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ वही बता रहा है कि हमने वर्टिकल में मेजर किया कंजम्पशन और हमने हॉरिजॉन्टल में मेजर किया है इनकम। ध्यान देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन इज इंडिकेटेड बाय द सी शोइंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ध्यान देना, लाइन मुझे बोला कि कंजम्पशन फंक्शन इज इंडिकेटेड बाय लाइन सी। लाइन यहाँ पे नहीं, ये ग्राफ है हमारा। तो ग्राफ का स्लोप क्या है
ग्राफ का टेंडेंसी हमारा क्या है वो मुझे बताएगा कि कंजम्पशन फंक्शन क्या है। तुमको मैं बता दो पहले ही कि बस ये ग्राफ ये बताता है कि जिस तरीके से इनकम मेरा इंक्रीज होता है उससे कम इंक्रीज मेरा होता है कंजम्पशन, ध्यान देना, ठीक है। तो बस वही बताएगा। सो लाइन सी मैं अगर दिखाऊंगा तुम ग्राफ में, चलो मैं ग्राफ में दिखा देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम ग्राफ देख पा रहे होगे, तो इस ग्राफ में तुम एक कर्व सी देख पा रहे होगे शायद यहाँ वाले में, ठीक है। ये जो हमारा है ये हमारा जो ग्राफ सी हमारा, ध्यान देना, थोड़ा सा पेंसिल लिख दिया मैंने, और ये हमारा ग्राफ वाई है। तो वाई मतलब हमारा होता है इनकम, और जो सी हमारा होता है इसका मतलब हमारा होता है कंजम्पशन, ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करते हैं लिखा क्या है। सो consumption function is indicated by the line C showing different levels of consumption expenditure corresponding to different levels of income। मतलब कितने रुपए पे कितने में खर्च कर रहा हूं वो लाइन C दिखा रहा है। हमने मेजर किया है वर्टिकल पे कंजम्पशन और हॉरिजॉन्टल पे इनकम, ध्यान देना, और दोनों के बीच में एक रिलेशन मुझे मिलेगा। मतलब लाइन को बस जोड़ते जाओ और तुम्हें एक कर्व मिल जाएगा उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से। आगे मुझे बोला कि 45 डिग्री लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन इट्स इज अ गाइडलाइन। ध्यान देना, ये जो 40 लाइन जो डिग्री लाइन दिखाऊंगा तुम्हें भी क्या है, तो एक गाइडलाइन बस शो कर रहा है कि जिस लाइन से अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं हॉरिजॉन्टल लाइन पर, अगर या फिर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं वर्टिकल लाइन पर, तो दोनों बराबर मुझे मिलेगा। ये बस इंडिकेट करता है। तो 45 डिग्री लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन इज अ गाइडलाइन which denotes that any point on the line is equidistant from the two axes। तो अब तुम कर्व देखोगे, तो कर्व में पॉइंट में जी दिख रहा है, ये पॉइंट ए लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ए, तो पॉइंट ए से है स्मॉल ए और पॉइंट ए से बी तुम्हारा, तो ए बी इक्वल्स टू मेरा पॉइंट ए और स्मॉल ए हो जाएगा, बिकॉज जो लाइन हमारा एक स्क्वायर बना रहा है और स्क्वायर को मेरा क्या होता है, चारों साइड्स में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा ए और स्मॉल ए तुम कह सकते हो। इसीलिए बस काम है, इसका यूज एक आगे जाके थोड़ा सा माइनस से यूज है, इसको वहां पे कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ पढ़ने लगा है इस पैराग्राफ में। आगे बढ़ते हैं, राइट साइड में चलते हैं। लिखा है यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम द कर्व सी, द सी कर्व, वी कैन एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एज फॉलोज। मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया ब्रीफ में, सेम यहाँ भी लिखा होगा। लिखा था कंजम्पशन कर्व लाइन सी, जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा जाके आगे, स्लोप्स अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो कोई भी कर्व स्लोप अपवर्ड कब होता है, धरना कर्व तब मिलता है, मतलब दो इंटरसेक्शन, दो वेरिएबल को हम कंसीडर करते हैं, जहां पे दो वेरिएबल हमारा है कंजम्पशन और इनकम, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से मुझे कर्व मिल रहा है। ये कर्व क्या दिखा रहा है कि जो कर्व में सी मिल रहा है कंजम्पशन का वो अपवर्ड है, मतलब एक के बढ़ने से दूसरे का भी बढ़ना, इसी का मतलब होता है अपवर्ड। हमने पढ़ा सप्लाई, वहां पे अगर मानो प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, तो वहां पे कर्व क्या था, अपवर्ड स्लोपिंग था, बढ़ता हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेम चीज, इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी हमारा बढ़ेगा। लीड्स टू हायर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब दिखा रहा है कि इंडिकेटिंग द हायर इनकम लीड्स टू हायर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ध्यान देना। आगे नोट दैट व्हेन इनकम इज जीरो अ टिपिकल हाउसहोल्ड विल हैव सम मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहाँ पे ना इकोनॉमिक्स लोगों ने एक चीज देखा जो कि प्रैक्टिकल चीज भी है, जब किसी का इनकम जीरो हो ना तभी कुछ ना कुछ वो खर्च जरूर करता है। अब तुम बोलो कैसे हो सकता है, ये इनकम जीरो है खर्च फिर भी कर रहा है। तो कंडीशन लेके चलो कि मान लो तुम भी स्टूडेंट हो, तुम कुछ कमाते हो नहीं कमाते हो, लेकिन जब मैं तुम्हारा निकालूंगा कंजम्पशन फंक्शन तो मुझे क्या मिलेगा, तुम्हारा इनकम जीरो है लेकिन फिर भी तुम महीने में कुछ खर्च करते हो। कहां से आते हो, तुम या तो अपने पास्ट सेविंग से पैसे निकालते हो या अपने पापा या मम्मी से पैसे लेते हो। ठीक इस तरीके से तुम्हारा हाउस होल्ड होता है, कभी कभी उसके लाइफ में से कंडीशन चला आता है जब उसका इनकम जीरो हो जाता है, लेकिन उस समय भी वो कंजम्पशन करता नहीं, खर्च करता है। क्यों, इसका मतलब ये वो अपना पास्ट जो सेविंग्स है वहां से पैसे निकाल रहा है। क्लियर है, एक बात यहाँ पे नोट कर लेना कि किसी का इनकम जीरो है तो कंजम्पशन जीरो उसका नहीं होगा, बल्कि उसका कंजम्पशन कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो इसी इनकम जीरो लेवल पे, आई रिपीट इनकम जीरो लेवल पर जो भी कंज्यूमर, ये जो भी हाउस होल्ड जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, ध्यान देना। अब ऑटोनोमस का मतलब ही होता है फ्री होना, इंडिपेंडेंट होना, किससे, इनकम से। तो मान के चलो मेरा इनकम जीरो है फिर भी मैं दिन का 100 रुपए खर्च करता हूं, ठीक है, तो 100 रुपए मेरा क्या एक तरह का ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मेरा है, जिसपे कोई इफेक्ट नहीं है मेरा इनकम का, बिकॉज इनकम तो जीरो है। और तुम्हें पता है कि इनकम होगा तो कोई खर्च करेगा ना, लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या मिला, कॉन्ट्रडिक्शन, इनकम है ही नहीं,
फिर तुम खर्च करो 100 रुपए, तो 100 रुपए का जो मेरा एक्सपेंडिचर होता है स्टार्टिंग वाला, उसे कहते हैं ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। यहाँ पे वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि a typical that when income is zero, a typical household will have some minimum amount of consumption expenditure, ध्यान देना। At the lower levels of income, consumption curve CC lies above the income line by 2। कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो मैं कर्व देख रहे हो यहाँ पे, जो मेरा y है, आई रिपीट, जो मेरा y है ये मेरा इनकम कर्व तुम्हें दिखा रहा है y वाला, ठीक है, और जो मेरा कर्व C है वो मेरा कंजम्पशन कर्व दिखा रहा है। तो अगर मैं स्टार्टिंग में देखूं तो एक पॉइंट पे जी हमारा है। देखो मैं फिर से बोला हूं, तुम लोग को थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल होगा समझने में, टॉपिक नया है, हल्का सा क्रिटिकल है ग्राफों को लेके यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करते हैं, चलो क्या है, मैं कोशिश करूंगा। तो एक पॉइंट जी है, पॉइंट जी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों ही तुम्हारा कर्व, चाहे मेरा वाई कर्व हो चाहे मेरा वो सी कर्व हो, आप उसमें काट रहा है। लेकिन पॉइंट जी के पहले क्या हो रहा है, पॉइंट जी के पहले ये हो रहा है कि जो कर्व सी है वो ऊपर है कर्व वाई के, हाँ कि ना। और जी के बाद मेरा क्या हो रहा है, जी के बाद मेरा ये हो रहा है कि जो इनकम है वो ज्यादा हो गया है, और वो मतलब इनकम जो कर्व वो ऊपर है और इनका जो कंजम्पशन मेरा कर्व वो नीचे है। तो कर्व का ऊपर या नीचे होना क्या दिखाता है, अगर कोई एक कर्व अगले कर्व से ऊपर है, मान के चलो कर्व ए और कर्व बी के एग्जांपल लेते हैं, तो स्टार्टिंग मान के चलो कर्व ए जो है ऊपर है कर्व बी के, तो ये दिखाता है कि जो एक्सपेंडिचर जो वैल्यू है कर्व ए का वो ज्यादा है। सेकंड में अगर मान के चलो कर्व बी दिखाता है ऊपर कर्व ए के, तो फिर से वही लॉजिक बैठा है कि जो कर्व बी हमारा है उसका वैल्यू ज्यादा है हमारे कर्व ए से, ध्यान देना। तो यहाँ पे पॉइंट जी हमारे पास है, तो पॉइंट जी में के बाद वहां पर तुम्हारा दो सिचुएशन है, एक इसके पहले का सिचुएशन है, इसके बाद का हमारा सिचुएशन। जो पहले का सिचुएशन हमारा क्या है, जो हमारा कर्व ए सी है या फिर तुम सी के आगे चलो, ये हमारा ज्यादा है पॉइंट जी से पहले, लेकिन पॉइंट जी के बाद हमारा क्या हो रहा है, इनकम कर्व ऊपर है कि इनकम ज्यादा हमारे कंजम्पशन से, ऐसा देखा गया है। तो मान के चलो कोई लड़का है, मान के चलो उसका नया नया जॉब लगा है, मतलब प्राइस पूरा किया उसने, जॉब लगा उसका कहीं बैंगलोर या मुंबई मान के चलो, अब उसका जॉब उतना अच्छा सैलरी का नहीं लगा है, तो देखा गया स्टार्टिंग देखा गया कि 6 महीने तक लगा, 6 महीने तक क्या देखा गया, जितना उसका इनकम आ रहा है ना सैलरी से वो कम है जितना खर्च उसका हो रहा है, बिकॉज नया शहर में गया है, घर लेगा, फॉर एग्जाम्पल घर में फर्नीचर लेगा, वो घर पे अपने आप को मेंटेन करेगा अपने ऑफिस से अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर देखा गया क्या है कि धीरे धीरे जो है उसका स्टार्टिंग के कुछ फेजेस में उसका कंजम्पशन ज्यादा है, खर्च ज्यादा है इनकम से। सिंपल सा बात, तो एक्स्ट्रा पैसा कहां से लेके आएगा, अपने पास्ट सेविंग से, घर से लेकर आएगा। यहाँ पे सेम चीज है, जब इनकम जीरो था तब भी कुछ खर्च कर रहा था, तो इनकम भी धीरे धीरे बढ़ेगा टाइम के साथ, तो एक्सपेंस भी हमारा बढ़ेगा। ठीक ऐसे दोनों ही बढ़ेंगे, दोनों ही आपस में ऊपर बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ने का जो रेट होगा एक्सपेंडिचर का वो कम होगा हमेशा इनकम के रेट से, ध्यान देना। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये कर्व ऐसे बढ़ रहा है, ये कर्व ऐसे बढ़ रहा है, तो मैं दो गाड़ी लेके चलो, दो गाड़ियां कंजम्पशन लेके चलो, दो गाड़ियां आपस में चल रही हैं, तो एक गाड़ी बहुत फास्ट चल रही है, एक गाड़ी बहुत स्लो चल रही है। जो स्लो चल रही है वो 2 घंटे पहले निकली थी डेस्टिनेशन से, और जो फास्ट चल रही है वो क्या नाम है थोड़ी सी बाद में निकली, 1 घंटा बाद में। तो कभी ना कभी तो दोनों आपस में क्रॉस करेंगे ना, मिलेंगे ना, बिकॉज वो पहले चल के भी स्लो चल रही है, वो लेट चल के फास्ट चल रहे थे। कैसा पॉइंट अगर जहां पे आपस में आके मिल लेंगे, ठीक यहां भी है। तो इनकम का बढ़ने का जो रेट है वो ज्यादा है हमारे एक्सपेंस के बढ़ने के रेट से, ध्यान देना। यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, एक बात तो अभी तो ज्यादा एक्सपेंडिचर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पे इनकम वो इक्वल होगा, एक मोमेंट ऐसा भी आएगा जहां पर इनकम ज्यादा हो जाएगा एक्सपेंडिचर। तो बस यहाँ पे वही दिखाना चाह रहा है, क्योंकि सेकंड फीचर ये बोलता है ना कि रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम विल बी मोर देन रेट ऑफ इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। और ऑटोनोमस कंजम्पशन स्टार्टिंग में तो हमारा इनकम कम है, एक्सपेंस ज्यादा है, और एक पॉइंट के बाद दोनों इक्वल, एक पॉइंट दोनों इक्वल होंगे, और उसके बाद इनकम ज्यादा बच जाएगा और एक्सपेंडिचर उससे कम होगा, लेकिन दोनों बढ़ेंगे जरूर। तो मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए तुम लोग से, क्या यहां तक तुमको समझ में आ रहा थोड़ा जो मैं बोल रहा हूँ? टॉपिक हल्का सा टिपिकल है, तो मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप में चल जाओ, और जो लोग सुन पा रहे हो मुझे सब लोग रिप्लाई करो, आई रिक्वेस्ट सब लोग रिप्लाई करो मुझे चैट में कि यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, यस या नो, कि फिर मैं कुछ टॉपिक पे एग्जांपल चेंज करूंगा अगर ऐसा लगा तो मुझे रिप्लाई करो फास्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है विनीत को, समझ में आ रहा है वैष्णवी को, समझ में आ रहा है नीतीश को,
समझ में आ रहा है अजय को, समझ में आ रहा है आकाश को, समझ में आ रहा है मल्लिका को भी, लक्ष्मी को भी समझ में आ रहा है। चलो गुड, अच्छा बात है, समझ में आ रहा। तो ये कर्व हमारा हो गया। तो मैं तुम लोग कर्व में ड्रॉ दिखाऊंगा, ड्रॉ टेंशन मतलब ही, आगे पढ़ते चलो। जो भी पीपीटी कर रहे ना, पीपीटी में ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा मैं। आगे मुझे लिखा है कि एट द लोअर लेवल्स ऑफ इनकम, लोअर मतलब इनकम कम है हमारा, कंजम्पशन कर्व सीसी लाइज अबव द इनकम लाइन वाई। क्यों ऐसा? बिकॉज बेसिक फैक्ट ये हमारा कि स्टार्टिंग में जो हमारा इनकम होता है उस वाले केस में हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हमेशा ज्यादा हमारा होता है हमारे इनकम से। जो कर्व हमारा कंजम्पशन को वो ऊपर लाई करेगा इनकम वाले कर्व से। आगे सिग्निफाइंग दैट कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, जो मैंने बोला वो यहाँ पे तुमको यहाँ पे मिलेगा। दैट इज डिस सेविंग। डिस सेविंग टर्म एक टर्म में देखो ऐसा है, दो हमारे हमारे इकोनॉमिक्स में, एक होता है सेविंग्स मतलब इनकम बच गया मेरा, खर्च करने में इनकम मेरा बच गया। एक होता है डिस सेविंग कि इनकम जो मेरा हुआ था बचा नहीं, बल्कि मुझे अपने सेविंग से और पैसा लाकर खर्च करना पड़ा। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए थे, तुमने बचा के पॉकेट में रखा था, 50 रुपए छुपा के रखा था, तुमको बाप तुम्हें 100 रुपए दिए, बोले जाओ मार्केट सब्जी लेकर चले जाओ। तुम्हें सब्जी 80 रुपए के लेकर आए, 20 बच गया ना, वो तुम्हें छुपा लिए, तो 20 तुम्हारा क्या हो गया? सेविंग्स, खर्चा कम हुआ इनकम में से। सेकंड टाइम तुम्हारा क्या हुआ कि तुमको फिर तुम्हारे पापा ने 100 रुपए ही दिए और बोले कि 10 तुमको आइटम लाना ही है, कैसे लेकर आओ। तुम छुपा के कहते 50 रुपए, और तुमने क्या किया कि अब अपने 50 रुपए का खर्च कर दिए 10 सामानों में, तो कितने के सामान हो गए? 150 रुपए के। तो जब तुम्हारा खर्च ज्यादा हो, तुम्हारे इनकम से तुम्हें एक्स्ट्रा जो खर्च पैसे तुम्हें निकालने पड़ते हैं उसमें से, और उसे डिसेविंग कहते हैं। सेविंग्स का उल्टा। इट इज सो बिकॉज अ नेशन में ड्रॉ अपॉन इट्स पास्ट accumulated savings or it may borrow from others to maintain its consumption standard। तुम देख लो कोरोना में बहुत लोगों का इनकम कम हो गया, बहुत लोगों का खर्च उतने ही थे लेकिन इनकम कम हो गया। तो अगर 100 रुपए अगर मैं पहले 10,000 इनकम था और हम 8,000 खर्च करते थे, जॉब चला गया मान के चलो मेरा, अभी तो खर्चे उतने ही होंगे ना, घर का रेंट है फॉर एग्जाम्पल, खाने वाने हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, कुछ महीनों तक जॉब नहीं लग जाता, हम अपना जो सेविंग्स करते हैं पास्ट उनको यूज करेंगे। उसे बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, मतलब इनकम जीरो है फिर भी हम खर्च कर रहे हैं। आगे है तो कंजम्पशन स्टैंडर्ड इन फिगर 1, मतलब वो जो दिखा था पैराग्राफ तुमको, वो ये कर्व वो चीज, द इंटरसेप्ट ए ऑन द वाई एक्सिस इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो यहाँ तुम देखोगे ना तो इनकम जीरो, ध्यान देना, या तुम कर्व अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे इनकम जो है जीरो है, ठीक है। और जो कंजम्पशन कर्व कहां से स्टार्ट हो रहा है, कंजम्पशन कर्व जीरो ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, बल्कि ऑरिजिन के थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। अब वो ओ ए यानी कि कैपिटल ओ और ए जो नहीं लाइन है, जो उतना मेरा क्या, उतना मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, बिकॉज उस लेवल पर इनकम तो जीरो है, हम कंजम्पशन तो ए कर रहे हैं, तो वो जो ओ ए मेरा है ये मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, मतलब इनकम जीरो और फिर भी हमारा कुछ पार्ट हम एक्सपेंस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बस यही दिखाना चाह रहा है कि द इंटरसेप्ट ए स्मॉल ए ऑन द वाई एक्सिस इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कंजम्पशन at zero level of income. This level of consumption at zero level of income is called autonomous consumption। जो मैंने बात पहले बहुत बार किया। आगे as income increases, ध्यान देना आपसे बात हो रहा है, as income increases consumption also increases। तो इंक्रीज करेगा, ये हमारा पहला फंक्शन है कंजम्पशन फंक्शन का। एंड at the income level OY0, देखते हैं OY0 यहाँ पे कहाँ है, OY0 ये वाला पार्ट हमारा at the income level OY0, क्योंकि हमने इनकम को प्लॉट किया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। द कंजम्पशन इज इक्वल टू द इनकम। मैंने कहा था ना, एक गाड़ी स्लो है लेकिन 2 घंटे पहले निकली है, एक गाड़ी फास्ट है 2 घंटे बाद निकली है पहले गाड़ी से, तो कभी ना कभी तो वो आपस में मैच करेंगी ना, बिकॉज वो स्लो चल रही है, पहले निकली, वो फास्ट चल रही है बाद में निकली। इसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और यूनिफॉर्म स्पीड चले जा रही, कभी तो आपस में मैच करेगी ना। सेम चीज यहाँ पर भी है कि बियॉन्ड द OY0 लेवल ऑफ इनकम सीसी कर्व लाइज बिलो इनकम कर्व। इसका मतलब ये क्या है, दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो रेट ऑफ बढ़ना जो ज्यादा है इनकम वाले में, उसके बाद कंजम्पशन कर्व को सरपास पे चला गया और इनकम के ऊपर निकल गया, और जो कंजम्पशन कर्व उसको नीचे रह गया, लेकिन दोनों ही बढ़ रहा है, ध्यान देना दोनों ही बढ़ रहा है। लेकिन जो इंटरसेक्शन के बाद जो सेक्शन मुझे मिला नहीं, क्या दिखा रहा है, इसके पहले उल्टा था, इनकम कम था कंजम्पशन ज्यादा था,
इक्वल होने के बाद क्या हुआ, इनकम ज्यादा हो गया और मेरा कंजम्पशन कम हो गया, कंपैरेटिवली बढ़ना उसमें, और डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहेगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि इनकम बढ़ता जाता है। इनकम अगर हर साल 10% से बढ़ेगा, हालांकि देखो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, सैलरी एम्प्लॉयड से नहीं होता है, उसका सैलरी बढ़ेगा 10% ना, चीजों के दाम बढ़ जाते हैं 15%, तो कुछ नहीं कर सकते ऑप्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ बात हो रहा है बिजनेसमैन के बारे में, यहाँ बात हो रहा है एक आइडियल कंडीशन में जहां पर इनकम ज्यादा बढ़ रहा है और कंजम्पशन का बढ़ने का रेट ज्यादा कम उससे कंपेरेटिवली, तो ये हाल का। So beyond pervasive level of income, CC curve lies below the income curve, indicating higher level of income associated with positive savings. मतलब पॉइंट जी के पहले क्या था, हमारा सेविंग्स नेगेटिव था, इनकम कम हो रहे थे, हम खर्च ज्यादा कर रहे थे। पॉइंट जी के बाद क्या है, हम सेविंग्स कर रहे हैं, इनकम ज्यादा है और जो कंजम्पशन है उससे कम हमारा है। पॉइंट 2 पढ़ते हैं, द स्लोप ऑफ सी लाइन इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखो स्लोप का मतलब भी क्या होता है, स्लोप का मतलब ये होता है कि जो चेंज हमारा आ रहा है, कंजम्पशन में चेंज हमारा जो बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल परसेंटेज, क्या बोलते हैं, मार्जिनल। पहले 900 था, अब जब इनकम बढ़ा तो 980 हो गया, तो 80 रुपए मेरा क्या है, मार्जिनल या कि एडिशनल एक्सपेंडिचर है पहले लेवल से। तो यहाँ पर जो स्लोप दिखाया कितना बढ़ा है, कितना चेंज आया है, वो दिखाएगा स्लोप, और ये चेंज पे ही डिपेंड करता है, कर्व ऐसे होगा या कर्व ऐसे होगा या कर्व ऐसे होगा। मतलब कर्व का शेप तुम पूरे इकोनॉमिक्स में कोई भी कर्व उठा लो, वहां पर डिपेंड करता है कि वैल्यू का जो तुम्हारा चेंज है ना, ये जो मार्जिनल जो उसमें चेंज आ रहा है वो कैसा, वही स्लोप डिसाइड हमारा करता है। तो लिखा है कि द स्लोप ऑफ द सी लाइन इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट इज क्लियर फ्रॉम द सी लाइन दैट इट स्लोप्स इज पॉजिटिव, मतलब बढ़ रहा है, कभी कम नहीं हो रहा है। कम का मतलब क्या, ऐसे ऊपर गया फिर डाउन जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, कम हो जाना, मतलब यहां तक ठीक पड़ा इस पॉइंट तक, इसके बाद नीचे चला आया, मतलब डाउन है। लेकिन पॉजिटिव मतलब क्या होता है, वो भले ही ऐसे क्यों ना हो, लेकिन ऐसे ऊपर जा रहा कि नहीं जाते, अच्छा वो ऊपर की तरफ ही बढ़ते जाए, नीचे को कभी डायरेक्शन ना करे, मतलब हमारा स्लोप पॉजिटिव है। बट लेस देन 1 का मतलब ये जानते हो तुम लोग, फ्रैक्शन की हो, क्लासेस टू डिमांड। यहां पर अगर मैं कंजम्पशन फंक्शन में हम लोग C बाई वाई कर रहे हैं, तो y मेरा क्या डिनोमिनेटर है ना, तो डिनोमिनेटर अगर मैं ज्यादा होगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा पूरे फ्रैक्शन का, 1 से कम आएगा ना। सेम चीज है मुझे लेस देन, हमेशा स्लोप 1 होता है। क्यों, ये स्लोप लेस देन 1 का मतलब ही है कि कंजम्पशन बढ़ तो रहा है, लेकिन जो रेट कंजम्पशन में बढ़ने का है वो कम है कंपैरेटिवली रेट बढ़ने का इनकम से। As it intersects 45 degree line from the left, आगे है this illustrates properties 2 of the consumption function। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इनकम में बढ़ने का रेट ज्यादा होता है कंजम्पशन में बढ़ने के रेट से, ध्यान देना। आगे लिखा है कि अल्फाबेटिकली द जनरल इक्वेशन ऑफ द लीनियर कंजम्पशन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज सी, मतलब पूरा कंजम्पशन हम कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू ए मतलब हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन जो इंडिपेंडेंट है इनकम के इफेक्ट से, प्लस सी वाई, सी मतलब है फंक्शन ऑफ कंजम्पशन और फंक्शन ऑफ इनकम। ध्यान देना जो स्मॉल सी और वाई जो लिखा साथ में, ये है वो कंजम्पशन जो इंड्यूस्ड है, जो इन्फ्लुएंस है हमारे फॉर एग्जांपल इनकम के बढ़ने से। आगे बढ़ता हूं, चलो हाईलाइट है आगे मुझे मिला, तो हमने एक फेज खत्म किया जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन दिखा रहा था, केनेशियन थ्योरी का कंजम्पशन फंक्शन। अब एक चीज नया चलाया, प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। अब बताओ कि जो पार्ट में एक्सपेंस नहीं करता वो पार्ट में सेव करता हूं, और जो पार्ट में सेव करता हूं मैं एक्सपेंस नहीं करता, ये ना होता है उल्टा। जिस तरीके से हमारा कंजम्पशन फंक्शन होता है पूरी इकोनॉमी में, उस तरीके से हमारा सेविंग्स फंक्शन भी हमारे इकोनॉमी में होता है। मतलब अगर मैं खर्च नहीं कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, सेव कर रहा हूं। तो तुम इसका या तो कि तुम किसी का कंजम्पशन पैटर्न चेक कर लो तब तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा, या तुम किसी का सेविंग्स पैटर्न चेक कर लो तुम्हें उसका आंसर मिल जाएगा। तुमको जो चाहिए कि हाँ ये खर्च करेगा या नहीं करेगा। अब मान लो तुम्हारा एक दोस्त है, तो वो तुमको पहले केस में क्या बोल रहा है कि देखो मैं अपने 10 रुपए के पॉकेट मनी का पर डे वाले में से 6 रुपए खर्च कर देता हूं। तो तुमने क्या देखा कि अपने इनकम का 60% खर्च कर दे रहा है, तुम्हें से कंजम्पशन का लग गया आइडिया। लेकिन सेकेंड केस में तुम्हारा दोस्त तुम्हें क्या बोल रहा है कि मैं अपने 10 रुपए दिन के पॉकेट मनी का 40% सेव कर लेता हूं। तुमने बोला कि चलो ये भी ठीक है, हम इससे भी आंसर निकाल सकते हैं, 40% सेव, इसका मतलब
60% खर्च कर लेता है। एक ही बात हुआ ना। तो जब भी इनकम का हम ब्रेकअप करते हैं, दो पार्ट मुझे मिलता है, एक तो मुझे कंजम्पशन मिलता है, एक तो मुझे सेविंग्स मिलता है। तो डेटा हमारे पास क्या अवेलेबल है वो डिपेंड करता है कि मुझे कंजम्पशन से जाना है अपने एनालिसिस पर या मुझे सेविंग्स से मुझे जाना अपने एनालिसिस पर। तो किसी से हमारा कंजम्पशन फंक्शन था, ठीक वैसे हमारा सेविंग फंक्शन भी है। दोनों एक ही कॉइन के दूसरे पहलू है, ध्यान देना। जो पार्ट में कंजम्पशन नहीं करता वो मैं सेव करता हूँ। तो मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हारा इनकम अगर 100 रुपए है और तुम उसमें से 40 रुपीज खर्च कर देते हो, तो तुम्हारा बताओ कंजम्पशन कितना? तुम बोलोगे 60 रुपए। अगर मैं तुम्हें बोलूँ तुम्हारा कंजम्पशन 60 रुपए है, तुम्हारा इनकम 100 रुपए है, तुम्हारा सेविंग्स कितना है? 40 रुपए है। तो यहाँ पर अगर मुझे एक दिया तो अगला निकाल देंगे, मतलब सिक्के का मतलब एक कॉइन का अगला जो मेरा बस पार्टी या फिर तुम कह सकते हो टर्न ही मेरा खाली है। इस तरीके से हमारा प्रोपेंसिटी टू सेव भी है, यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है, बस सिंपल सा हम यहाँ पे सेविंग्स लेंगे, मतलब द अमाउंट विच इज नॉट स्पेंट इज सेव। ध्यान देना। तो मेरे पास हमको मान के चलो प्रोपेंसिटी टू सेव दिया है, हम प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन निकाल देंगे। समझ में आ रहा है? अगर मैं प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन दिया है तो निकाल देंगे प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका यूज क्या हम लोग आगे जाके बात करेंगे, टेंशन मत लेना अभी। तो बात कर चलो कि सेविंग फंक्शन शोज रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ सेविंग्स एंड द लेवल ऑफ इनकम। बहुत सिंपल सा, यहाँ पर टेंशन मत लेना। इन अ सिंप्लीफाइड टू सेक्टर इकोनॉमी द पार्ट ऑफ इनकम दैट इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन इज सेव, जो मैंने बोला था। सो एलजेब्रिक में क्या लिख सकते हैं? एस मतलब मेरा क्या है? सप्लाई या इनकम मान के चलो पूरा इज इक्वल्स टू सॉरी माइनस सेविंग्स, एस मतलब सेविंग्स हमारा है, इक्वल्स टू वाई मतलब इनकम माइनस कंजम्पशन। तो मेरा इनकम 100 रुपए है, कंजम्पशन 80 रुपए है, तो सेविंग्स कितना होगा? 20 रुपए। सिंपल सा बात है। सिंस इनकम इज ईदर स्पेंट और सेव्ड, देयर इज अ सीमिन ट्विंस रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग्स। कि अगर एक दिया तो अगला निकाल लेंगे, एक अगला दिया तो मुझे हम एक निकाल देंगे, तो हमको यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। The part of income which is not spent or which is not consumed is saved, and the part of income which is not saved, ध्यान देना, is used for in the form of consumption expenditure। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे सेविंग्स का जो सेविंग्स हमारा होता है वो हमेशा फंक्शन ऑफ इनकम ही हमारा होता है। तो यहाँ पर फिर से मुझे दो चीज मिलेगा। जैसे हमें कंजम्पशन फंक्शन में दो चीज मिला था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। या सेम मुझे मिलेगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, या और मुझे मिलेगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ध्यान देना। क्या फॉर्मूला भी सेम होगा? यहाँ पर लोग कंसीडर करेंगे एपीएस यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। हम फॉर्मूला कंसीडर करेंगे सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम, ठीक है। और हम लोग एमपीएस में कंसीडर करेंगे कि चेंज इन सेविंग्स डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। बस अलग पार्टी हमारा कॉइन का है, तो पढ़ते हैं चलो। So लिखा है कि the two savings concepts which are exactly analogous to the consumption concepts of APC and MPC, these are average propensity to save and the marginal propensity to save। अगर हम लोग सामने बैठे होते गमरिया में होते तो हम तुमको आराम से बोर्ड पे ना दिखाते ट्रेंड क्या है इसका, पूरा कर्व का पूरा समझा सकते, लेकिन अभी पीडीएफ पे कुछ नहीं कर सकते, समझो वो कोशिश करो। तो मुझे दिखा कि the average propensity to save is the proportion of income that households want to save। ध्यान देना। वांट मतलब दोनों में वांट हमारा आ रहा है। कंजम्पशन वाले में डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, एक्चुअल नहीं था। यहाँ पे सेम चीज वांट टू सेव, ध्यान देना हमारा। मुझे क्लियर है, अगर हमारे कंट्री का मान के चलो सेविंग ज्यादा है तो मतलब कंजम्पशन कम है। तो इट इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग टोटल डिजायर्ड सेविंग्स विथ टोटल इनकम। फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस कंजम्पशन फंक्शन में ऊपर सी था, यहाँ पर एस हमारा है, और हमारा आंसर एपीएस आ गया। तो यहाँ देखो इन टेबल 12.1 जो भी टेबल दिया होगा देखते हैं यहाँ पे, क्यों आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ इनकम इज 1000 करोड़, कोई दिक्कत नहीं है। सेविंग्स इज 100 करोड़। क्यों? 900 करोड़ मेरा क्या होता है एक्सपेंडिचर हमारा, तो निकाल देंगे सेविंग्स हमारा 100 करोड़ है। तो फॉर्मूला में क्या आया? 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 1000 करोड़। ध्यान देना। और जो मुझे आंसर मिला हमारा 0.1 है। तो 0.1 सेविंग फंक्शन या फिर एपीएस, और 0.9 हमारा क्या निकलेगा? कंजम्पशन फंक्शन या फिर एपीसी। दोनों को ऐड करोगे तो 1 चला आएगा, तुम्हारा इनकम चला आएगा। बहुत सिंपल सा इक्वेशन हमारा मैथमेटिक्स में। आगे बात करते हैं तुम्हारा एमपीएस के बारे में। सो एमपीएस इज अ रेशियो ऑफ द चेंज इन टोटल डिजायर्ड सेविंग्स। ठीक है, इनकम है 1000 करोड़ से मान के चलो 1100 करोड़ हो जा रहा है, तो पहले हम जितना सेव करते थे अब उस सेविंग्स में कितना घटा या बढ़ा हमारा? बढ़ेगा फॉर श्योर। तो हम लोग पहले अगर मान के चलो एक्सपेंडिचर करते थे 900 करोड़ रुपए 1000 के इनकम पर, अब इनकम हुआ 1100 करोड़, तो इनकम में चेंज आया
100 करोड़ का इनकम में चेंज आया मान के चलो। अब सोचो कि हम लोग अब जो है एक्सपेंडिचर करते हैं 980 करोड़, ध्यान देना। तो इनकम में एक्सपेंस में कितना चेंज आया 80 करोड़, तो लोग 80 करोड़ डिवाइडेड बाय लेंगे 100 करोड़ निकालते वक्त एमपीएस, बिकॉज कितना चेंज दोनों में हमको वैल्यू लेना है। तो सेविंग्स में कितना चेंज आया इनकम के चेंज के साथ, दोनों को यहाँ पे ले लो। डेल्टा का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में चेंज दिखाना, डेल्टा इसका मतलब चेंज इन सेविंग्स, डेल्टा वाई का मतलब बोलो चेंज इन इनकम। प्रत्येक एग्जाम्पल दिया आराम से यहाँ पर। So it is seen from table 12.1 that when total income increases from 1000 crore to 1100 crore, मतलब 100 करोड़ का मेरा इंक्रीज हुआ है इनकम, as a consequence desired savings increases from 100 crore to 120 करोड़, मतलब अब वो जो खर्च कर रहा है वो 980 करोड़ खर्च कर, ध्यान देना। तो मैं कितना सेविंग्स में बढ़ा है, सेविंग्स में बढ़ा है 20 करोड़ से, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैं एमपीएस, तो मैं कितना है 20 करोड़ से मैं सेविंग्स बढ़ा है डिवाइड बाय 100 करोड़ मेरा, कि मेरा हो गया चेंज इन इनकम, तो मुझे आंसर आ रहा है 0.2 आ रहा है। अगर तुम सेम डेटा से निकालोगे ना एमपीसी निकालोगे तो मैं 0.8 आएगा। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है 1 इज इक्वल्स टू एमपीएस प्लस एमपीसी, तो मिल जाएगा अभी आगे जाके। तो यहाँ बात करके देखो कंजम्पशन और सेविंग्स हमारा एक ही सिक्के के दो पहलू है, तो इनके बीच में रिलेशन मिलता है। द इनकम विच इज नॉट स्पेंट इज सेव्ड, द इनकम विच इज नॉट सेव्ड इज स्पेंट। समझ में आ रहा है? तो इनके बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो लिखा हुआ है, देयर इज अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड सेविंग्स प्रोपेंसिटीज। एपीसी एंड एपीएस के बीच में तुमको रिलेशन मिलेगा कि दोनों का सम हमेशा तुमको 1 ही मिलेगा। कोई भी तुम कंडीशन क्यों ना दे, एक पर्टिकुलर केस के लिए एपीएस और एपीसी का सम हमेशा तुमको 1 मिलेगा, पहला कंडीशन। और एमपीसी और एमपीएस में तुम्हारा सेम कंडीशन है, 1 एमपीएस और एमपीसी का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। ये फैक्ट लेके चलो, बेसिक हमारा फॉर्मूला है, कैसे प्रूफ भी कर देंगे। इट इज सो बिकॉज इनकम कैन बी ईदर स्पेंड ऑन कंजम्पशन और इट कैन बी सेव्ड। लेट अस एक्सप्लेन इट। सिंस इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, दैट इज सी प्लस एस इज इक्वल्स टू वाई। ये हर कंडीशन में हमारा जो होता है ट्रू होता है कि कंजम्पशन प्लस सेविंग्स इक्वल्स टू इनकम। तुम सेव करो 20 रुपए, तुम कंजम्पशन करो 80 रुपए, तो आराम से पता लगेगा तुम्हारा इनकम कितना पर महीने का, बोलेगा तुम्हारा इनकम 100 रुपए। तो मुझे मिला इक्वेशन सी प्लस एस इक्वल्स टू वाई। अब हम लोग मैथमेटिक्स में करते क्या प्रूविंग के लिए कि हमको प्रूव करना है एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा सी बाई वाई, और एपीसी एपीएस का फॉर्मूला मेरा क्या होता है एस बाई वाई। तो हम लोग इस इक्वेशन को चेंज करने के लिए क्या कर रहे हैं, सी को भी डिवाइड कर दे रहे हैं वाई से, एस को भी डिवाइड कर दे रहे हैं वाई से, और हम लोग वाई को खुद से डिवाइड कर रहे हैं वाई से। बिकॉज किसी भी इक्वेशन का वैल्यू को अनचेंज रखने के लिए हमको लेफ्ट और राइट में सिम ऑपरेशन करना पड़ता है। तो हमने लेफ्ट भी वाई से डिवाइड किया, हमने राइट भी वाई से डिवाइड किया। लेफ्ट में 2 आइटम था, दोनों को मुझे डिवाइड करना वाई से, और राइट में खाली एक आइटम था उसको वाई से डिवाइड करना है। तो वाई बाई वाई कितना बचेगा 1 तुमको बचेगा, तो मुझे 1 लिख दिया मैंने। और जो फॉर्मूला मुझे मिला सी बाई वाई इज इक्वल्स टू एपीसी प्लस एस बाई वाई इज इक्वल्स टू एपीएस। तो इस वाली चीज से मैं प्रूफ कर दिया कि हाँ हमेशा एपीसी और एपीएस का जो हमेशा वैल्यू होता है अगर मैं जोड़ू उनको हमेशा 1 मिलेगा, ना 1 से कम ना 1 से मेरा ज्यादा। और इसी को हम फॉर्मूला चेंज भी कर सकते हैं कि एपीएस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एपीसी, या कह सकते हैं कि एपीसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एपीएस। मुझे यहां तक बता दो व्हाट्सएप में, सब लोग ध्यान देना कि क्या समझ में आ रहा है यहां तक, यस में मुझे बताओ ताकि मैं तो आगे बढ़ जाऊं। और जैसे कि मलिका, आकाश, नितेश, अजय, वैष्णवी, लक्ष्मी, विनीत, सब मुझे बताओ व्हाट्सएप में जाके यहां तक समझ में आया तुम लोग को। हल्का सा टॉपिक क्रिटिकल है, कुछ नहीं कर सकते, दिमाग थोड़ा हल्का लगाना पड़ेगा। बाकी हम 2 बार पढ़ेंगे 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी सबका रिप्लाई मुझे मिल रहा है, कुछ लोग का रिप्लाई मुझे बहुत लेट मिला, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। चलते आगे। In an example given in table 12.1, APC equals to 0.9, APS is equals to 0.1. So मैंने प्रूव भी कर दिया वैल्यू बेस कि APC और APS का हमेशा 1 होता है। Since the sum of APC and APS is always 1 at all levels of income, it is possible to find APC और APS as the case may be given. जो मैंने कहा था ना कि APC is equals to 1 minus APS या फिर APS is equals to 1 minus APC, तो हम लोग इस तरीके से मैथमेटिकल वैल्यू निकाल सकते हैं जब हमको कुछ अगला दिया हो।
ठीक इस तरीके से ही रिलेशन बनता है एमपीसी और एमपीएस के बीच में, उनका भी सब हमेशा 1 होता है। देखो कैसे, अगर मैं देखूं चेंज इन इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग्स, दोनों को डिवाइड कर दो डेल्टा वाई से, मुझे आरएचएस में मिला 1 और मुझे आरएचएस मुझे मिला 1 और मुझे एलएचएस में मिला दो चीजें, एपी एमपीसी और मुझे एमपीएस मुझे मिला। सिंपल सा फंडा हमारा है, और दो फॉर्मूला फिर से मुझे मिल गया कि एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस और एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी। यही रिलेशन है एमपीसी और एमपीएस के बीच में। तो कभी कभी 3 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में आराम से पूछता है कि एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, तुम्हें सेम यही लिखना है, हल्का सा तुम्हें मॉडिफाई करना आंसर ताकि तुम समझा सको थियोरेटिकली भी और इक्वेशन के हेल्प लेके तुम समझा सको। ठीक है, आगे जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ सेविंग्स फंक्शन। ये तुम लोग अभी के लिए छोड़ दो, बिकॉज तुम एग्जाम आएगा ना या फिर जब लोग सामने मिलेंगे तब तुमको समझा दूंगा कि हम लोग एक कर्व से अगला कर्व ड्राइव कैसे करते हैं, ध्यान देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो पूरा हमारा पार्ट जो है सेविंग्स फंक्शन के बारे में ही है, तो डेरिवेशन का पार्ट अभी छोड़ देना, बिकॉज बिना सामने मिले डेरिवेशन नहीं समझ तुम लोग का आएगा। आगे हमारा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, शायद ये लास्ट पीडीएफ हमारा था, मुझे याद है थोड़ा सा, हाँ लास्ट हमारा पीडीएफ है। तो काम करते हैं इस टॉपिक को भी यहीं तक रखते हैं, चलेगा? क्योंकि आगे मैंने पीडीएफ बनाया नहीं है, अभी तो बैठ के मैं करता हूँ हाईलाइट, और हम लोग आराम से एक और क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे कल इकोनॉमिक्स का, जब भी रहेगा 40-45 मिनट्स का क्या रहेगा, स्मॉल क्लास ही करते हैं ऑर्गेनाइज। सर भी जब तुम लोग का नहीं करेगा ऑनलाइन बैठ के, और हम लोग बाकी टॉपिक कल कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे रिप्लाई करो कि क्या मैं टॉपिक समझ में आज का, और हम लोग कल आराम से कर लें। मैं डॉट देके भेजता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, उसके बाद मुझे रिप्लाई कर देना कि हम लोग आज की क्लास में समझ में आया, और बाकी जो भी हमारा टॉपिक बचा है इसके रिगार्डिंग वो हम लोग कर लेंगे अगले वाले क्लास में। ठीक है, मैं उसको करता हूँ, टॉपिक को करता हूँ हाईलाइट और तुम लोग को भेजता हूँ उसका पीपीटी फाइल। ठीक है, चीजें बहुत सारी इसमें है, तो तुम कभी सब लोग रिप्लाई करो पहले व्हाट्सएप में, मेरी बातों को भी सुनो और रिप्लाई भी करो, क्योंकि इसमें तुम्हारा जो है ना इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें ऐसी है मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल लेवल पर जो तुम कभी देखी नहीं, कभी तुम फील नहीं किए हो, तो बातों में तुम्हें समझाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, वरना पूरा चैप्टर माथे के ऊपर से जाएगा पूरा। चलो कोई नहीं, तो हम क्या करते हैं, तुम लोग को मैंने बीएसटी का जो है ऑर्गेनाइजिंग वाले का सेकंड पार्ट है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर तुम्हारा है फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मैंने एक पार्ट तुमको करके भेज दिया हाईलाइट। हम लोग कल एक क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे, तो कल भी 1 घंटे का रहेगा, ज्यादा लोग ऑनलाइन करेंगे, सर दर्द करेगा तुम लोग का भी। उसमें बीएसटी कवर करेंगे, सीबीएसई का बीएसटी और क्या नाम है आईसीएसई का हम लोग कॉमर्स कवर करेंगे, और हम लोग कल एक इकोनॉमिक्स क्लास भी करेंगे हम लोग। ठीक है, इसी चैप्टर का मैं तुम लोग को रात तक भेज दूंगा, इस चैप्टर का अगला हाईलाइट वाला पार्ट पीडीएफ के फॉर्मेट में। लर्न करो, पढ़ो, और सबका सेम है, तो इसमें टेंशन मत लेना, तुम्हारा बस बुक अलग है लेकिन टॉपिक तुमको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, नोट्स मैं तुमको दूंगा, तुमको सेम काम आएगा। ठीक है, अभी के लिए बाय, इवनिंग को एंजॉय करो, मिलते हैं कल अगले क्लास में। और इसमें शायद हमारा 7 o'clock क्लास भी है, सब लोग आना अकाउंट्स वाले क्लास में डे 2 होमवर्क के साथ, और तुम लोग को मैं पूछूंगा अभी कि किसको डे 2 वाले होमवर्क में किस किस क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, चलो बाय, अभी के लिए मिलते हैं 7 o'clock अकाउंट्स वाले क्लास में। टेक केयर, बाय।